स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। एक लड़की की शादी की पारिवारिक कहानी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम रानी है। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तभी मेरे पिता ने मेरी शादी विकास से तय कर दिया। मैंने अपने पापा से कहा, पापा मैं यह शादी नहीं करना चाहती, प्लीज आप मेरी बात मान लो। क्या कह रही हो तुम? मेरे पिता ने गुस्से में कहा। आखिर क्या कमी है विकास में? भरा पूरा परिवार है, खेत खलिहान है और अमीर भी तो है। वह 3 मंजिले मकान का मालिक है, घर में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा, पर पापा आप जानते हैं विकास 7वें फेल है जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ, हमारा क्या मेल? माँ ने सख्त आवाज़ में मुझे समझाने की कोशिश की। रानी, याद रख, पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं है कि तू अपने बाप से जवान लड़ाए। और फिर पढ़ाई में क्या रखा है? जब लड़का इतना कमा खा रहा है, वह दान धर्म करने वाले इतने ऊंचे खानदान से है, फिर तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? देख बेटा, हम तेरे भले की ही बात करेंगे, हम तेरे माँ बाप है, कोई दुश्मन तो नहीं। मैंने कहा, पर माँ आप जानते हो ना मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरे पिता ने कहा, बहुत हो गई पढ़ाई, जब से पैदा हुई है यह लड़की पढ़ाई के पीछे पड़ी है। देख अब तो मान जा, लड़की का जन्म घर संभालने के लिए होता है, रुपए कमाने के लिए नहीं। तेरे ससुराल में इतना पैसा है कि बिना कमाई किए आराम से जी सकती है। चल ज़्यादा नखरे मत कर और शादी के लिए तैयार हो जाओ। हम तेरे नखरे और नहीं सह सकते। अपने घर जा और हमें चैन से रहने दे। मेरे पिता ने अपना फैसला सुना दिया था। हार कर मुझको शादी की सहमति देनी पड़ी। विकास के साथ साथ फेरे लेकर मैं उसके घर आ गई। मेरा मायका बहुत पूजा पाठ करने वाला था। मेरे पिता गांव के बड़े किसान थे। अब मुझे ससुराल में भी वैसा ही मिला था। पूजा पाठ और अंधविश्वास में लोग 2 कदम आगे ही थे। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, किस दिन बाल धोना है, किस दिन नाखून काटने हैं और किस दिन बहू के हाथ दान पुण्य कराना है, यह सब पहले से निश्चित रहता था। मुझको अपनी डिग्री के कागज उठाकर अलमारी में रख दिए। इस डिग्री की इस घर में कोई अहमियत नहीं थी। मेरा काम केवल सास ससुर की सेवा करना, पति को सुख देना और घर भर को स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाना मात्र था। मेरी खुशी, मेरी संतुष्टि और मेरे सपनों की कोई अहमियत नहीं थी। समय इसी तरह से गुजरता जा रहा था। बहुत बड़े मन से मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। शादी के 1 साल बाद बीत जाने के बाद भी जब मैंने सास को कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो घर में नए नखरे शुरू हो गए। सास कभी मुझे बाबा के पास ले जाती तो कभी टोटके करवाती, कभी भस्म खिलाती तो कभी पूजा पाठ रखवा। लंबे समय तक इसी तरह बच्चे के जन्म की आस में परिवार वाले मुझे टॉर्चर करते रहे। मैं समझ नहीं पाई थी कि आखिर इस अनपढ़, जाहिल और अंधविश्वासी परिवार के साथ कैसे जिंदगी जीऊंगी। खाली समय में बैठे बैठे मैंने फूफर एक लड़का विवेक से दोस्ती कर ली। विवेक पढ़ा लिखा था और मेरी उम्र का भी था। हम दोनों बैचमेट थे। उसके साथ मैं हर तरह की बातें करने लगी। विवेक मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता, मुझे नई नई बातें बताता। हम दोनों के बीच थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी था, मगर विवेक जानता था कि मैं विवाहित हूँ। विवेक अपनी सीमा रेखा नहीं भूलता था। एक दिन उसने मुझको बताया कि वह बिलासपुर अपनी भाभी के पास रहने जा रहा है, उसे वहाँ जॉब मिल जाएगी। इस पर मेरे मन में भी उम्मीद की किरण जागी। मुझे लगा जैसे मैं इन सारे झेलों से दूर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ। मैंने विवेक से सवाल किया, क्या मैं तुम्हारे साथ बिलासपुर चल सकती हूँ? विवेक ने पूछा, पर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जाने की अनुमति दे देंगे? मैंने बिंदास होकर कहा, मैं उनसे अनुमति मांगने जाऊंगी भी नहीं, मुझे तो बस यहाँ से बहुत दूर निकल जाना है। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? विवेक को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा भी टिकट करा देता हूँ, हम साथ में चलेंगे। इस बीच में चुपके चुपके अपनी पैकिंग करती रही और फिर वह दिन भी आ गया जब मुझे सबको अलविदा कहकर बहुत दूर निकल जाना था।
विवेक ने मुझे आज मेरी जिंदगी पर किसी और का नहीं बल्कि मेरा खुद का हक होगा। मैं छूट रही थी इस दुनिया में, कभी भी वापस लौटना नहीं चाहती थी। रास्ते में विवेक जानबूझकर माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि मैं अंदर से काफी डरी हुई थी। सो विवेक ने अपनी जेब से कई सारे चॉकलेट निकालकर मुझे देते हुए कहा, तुम्हें चॉकलेट पसंद है? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बहुत पसंद है, बचपन में पिताजी लाकर दिया करते थे। मैंने उससे पूछा, क्या तुम पहले यहाँ आए हो? हाँ, भाभी के यहाँ कई बार आ चुका हूँ। बिलासपुर पहुँचकर विवेक ने मुझे अपनी भाभी से मिलवाया। 4 से 5 दिन हम दोनों भाभी के पास ही रुके। फिलहाल भाभी ने मुझे एक जगह नौकरी दिलवा दी और बोली, बाद में काम करते करते कोई और अच्छी जॉब भी ढूंढ सकते हो। मुझको यह आइडिया बहुत पसंद आया। मैं वहीं नौकरी करने लगी। मुझको 20,000 महीने के मिल रहे थे। खाना पीना घर में ही था। ऐसे में मैं सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा जमा करने लगी। धीरे धीरे मेरे पास काफ़ी रुपए जमा हो गए। अब मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी और उस ज़िंदगी से जुड़े लोग बिल्कुल भी याद नहीं आते थे। मैं अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थी। हम जैसे सच्चे दोस्त के साथ मुझे पूरा परिवार मिल गया था। भाभी की सलाह पर मैंने एडवांस कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया ताकि मुझे समय आने पर कोई अच्छी जॉब का मौका भी मिल जाए। विवेक से भी मेरी दोस्ती काफ़ी खूबसूरत मोड़ पर थी कि जब मिल चुकी थी और एक अलग कमरा लेकर रहता था। हर रविवार जिद करके वह मुझको आसपास घुमाने भी ले जाता। वह मेरी हर तरह से मदद करने का हमेशा तैयार रहता। कभी कभी मुझको लगता जैसे मैं विवेक से प्यार करने लगी हूँ। विवेक की आंखों में भी मुझे अपने लिए वही भाव नजर आते, मगर सामने से हम दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था। एक दिन शाम में विवेक मुझसे मिलने आया। उसने घबराए हुए स्वर में मुझको बताया, रानी, तुम्हारे पति को कहीं से खबर लग गई है कि तुम मेरे साथ कहीं दूर आ गई हो। दरअसल किसी ने तुम्हें मेरे साथ एयरपोर्ट के पास देख लिया था। यह सुनकर तुम्हारा पति मेरे भाई के घर पहुंचा और डरा धमकाकर सच उससे उगलवाने घर में बूढ़े सास ससुर और एक छोटा बेबी है। जीजू और दीदी जॉब पर जाते हैं। पीछे से सास बीवी को संभालती है, मगर अब उनकी भी उम्र हो चुकी है। तुम कुछ दिनों के लिए उनके घर में फैमिली मेंबर की तरह रहो। मैं तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें सुरक्षित कोलकाता तक पहुंचा दूंगा, मगर टिकट बनने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम्हें यहाँ छिपकर रहना होगा। मैंने भी विवेक को कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरा पति या घर वाले मुझे पकड़कर ले जाए और फिर उसी नरक में ले जाए जहाँ से बचकर मैं आई हूँ। उसके बाद विवेक चला गया और मैं उसे जाता देखती रही। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन मैं कंप्यूटर क्लास से निकलने वाली थी कि मुझे अपने भाई की शक्ल वाला लड़का नजर आया। मैं इस बात को मन का भ्रम मानकर आगे बढ़ने की हुई कि तभी मुझे भाई के साथ अपने पति विकास भी नजर आ गए। मैं वहीं ठठक गई। मैं नहीं चाहती थी कि उन दोनों को मेरी झलक भी मिले। मेरा पति और भाई इधर उधर देखते दूसरी सड़क पर आगे बढ़ गए तो मैं दुपट्टे से चेहरा ढककर बाहर निकली और तेजी से अपने घर की तरफ चल दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं समझ गई थी कि मेरा भाई और पति मेरी तलाश में बिलासपुर पहुंच चुके हैं और अब मेरा बचना मुश्किल है। घर आकर मैंने सारी बात विवेक को बताई। जाहिर था कि मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। अब तक विवेक ने मेरा टिकट का इंतजाम कर दिया था। अगले दिन ही मेरी जाने का प्रबंध कर दिया था। विवेक के साथ एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए भी मैं यही सोच रही थी कि विवेक जैसा दोस्त मिला जो रिश्ते में कुछ ना होते हुए भी मेरे लिए इतनी भागदौड़ करता रहता था। मुझे सुरक्षा देता है, मेरी परवाह करता है। काश हमेशा के लिए मेरा बन जाता। इसी तरह हमेशा मेरे बढ़ते कदमों को हौसला देता और संभाल देता। मैंने इन्हीं भावों के साथ विवेक की तरफ देखा। विवेक की नज़रों में भी शायद यही भाव थे। एक अलग सा प्यार हम दोनों की आंखों में झलक रहा था, पर हम दोनों ही कुछ कह नहीं पा रहे थे। विवेक ने उदास स्वर में कहा,
अपना ध्यान रखना रानी, देखो तुम भी बच के रहना, कहीं वह तुम्हें देख ना ले। मैंने भी चिंतित होकर कहा। उसके बाद दोस्तों मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैंने और विवेक ने वहीं के वहीं पर मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल दिया। वह खेल इतना जबरदस्त था कि मैं मेरे पति को बिल्कुल भूल गई थी। उस समय मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। 1 घंटे बाद में हम दोनों अलग अलग चले गए। शायद मैं विवेक से दूर जाना नहीं चाहती थी। मैं एक नए सफर की तरफ निकल तो चुकी थी, पर इस बार पीछे जो छूट रहा था वह सब फिर से पाल लेने की चाहत थी। वहां जाकर मैं बहुत खुश थी। 3 साल बाद विवेक भी यहाँ पर आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैसा लगा यह इमोशनल कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।